बीएससी पार्ट थर्ड के डी। आज हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। जैसे कि हम पिछली क्लासों में भी पढ़ के आए हैं, बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो 1927 में श्रोडिंगर ने दिया था। इससे पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के द्वारा ये बताया गया था कि जो मैटर है वह डुअल नेचर रखता है, कण के साथ साथ वह तरंग भी प्रदर्शित करता है। और इस तरह से डुअल नेचर की वजह से जो हमने माना था, नील्स बोर ने जो माना था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में होता है और वो इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उसके लिए उन्होंने एनर्जी को, उसकी वेलोसिटी को, उसकी स्थिति को, सभी को निर्धारित कर दिया था अपने मॉडल के आधार पर। लेकिन ये हाइड्रोजन एटम जैसे जो स्मॉल पार्टिकल हैं, स्मॉल हैं, उनके लिए ये सही सटीक आंसर बैठते हैं, उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। लेकिन जैसे ही हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो उस स्थिति में जो नील्स बोर के जो रिजल्ट है वो सही नहीं मिलते। इसी के साथ साथ वो स्पेक्ट्रम के जो जीमॉन इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट है, उनकी व्याख्या भी सही तरीके से नहीं करता है। तो जो श्रोडिंगर ने जो इक्वेशंस दिया है वो श्रोडिंगर इक्वेशंस जो है क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है, और श्रोडिंगर ने जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है उसका सहारा लेते हुए ये अपना एक इक्वेशंस दिया, और इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने पर हमें परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति का हम निर्धारण कर सकते हैं। और इसी श्रोडिंगर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो स्वेच्छा से तीन कोफिशिएंट मानते हैं जो कि n, l और m है। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n, दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या स्मॉल m है। तो इनके आधार पर हम परमाणु की संरचना की व्याख्या करते हैं। तो आज हम अपने क्लासिकल वेव इक्वेशंस के आधार पर श्रोडिंगर ने किस तरह से वेव इक्वेशंस दिया उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका डेरिवेशन है जो कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने बताया था कि ये छोटे जो पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या एटम्स हैं, उन पर क्लासिकल मैकेनिक्स लागू नहीं होती है, और ये छोटे पार्टिकल वेव के फॉर्म में भी होता है। तो क्यों ना इस पर वेव इक्वेशंस लागू किया जाए। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी संबंधित रखती है वेव से, और वेलोसिटी है वो संबंधित रखता है, मास संबंधित रखता है वो किससे रखता है, पार्टिकल से। तो यहाँ पर इसी इक्वेशंस को हम लागू करते हुए ये न्यू अपॉन वी इक्वल टू एम वी अपॉन एच, तो ये इक्वेशंस कहाँ से आया है, ये एच न्यू इक्वल टू एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, उसके आधार पर ये हमने निकाला है। तो ये इक्वेशंस आया है, और यहाँ पर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट करते हैं। कौन सा इक्वेशंस कहलाता है ये इक्वेशंस कहलाता है वेव इक्वेशंस कहलाता है। वहाँ पे ये वैल्यू हम रखते हैं लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू रखने पर हमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रखने पर इक्वेशंस प्राप्त होता है। आगे इसको के जो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है, के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू के द्वारा हमें ये इक्वेशंस मिलता है। टोटल एनर्जी ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी ई माइनस वी, ई कैपिटल ई यहाँ पे टोटल एनर्जी है और वी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से कैपिटल वी को हमने लेस कर दिया, तो यहाँ पे के का वैल्यू हो जाएगा ई माइनस वी, और ये इक्वेशंस कहलाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से यहाँ पर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पर, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस कहलाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं इसको। आगे जो इक्वेशन है वो है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। तो अब चूँकि यहाँ पर क्वांटम यांत्रिकी तंत्र में जो सिस्टम में हम देखना चाहें
तो एक बिमी यानी कि वन डायमेंशन में यदि मूवमेंट करता है और ये टाइम पर किस तरह से निर्धारित करता है, यही इक्वेशंस को हम प्राप्त करते हैं। तो वो इक्वेशंस इस तरह से मिलता है। यहाँ पर एच क्रॉस एच पॉइंट टू पाई को इंडिकेट करता है, एच क्रॉस, एंड आई का मतलब आयटा होता है। तो आयटा का वैल्यू जो होता है √-1 होता है। एम यहाँ पे मास है ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से टाइम पर जो साई का वैल्यू है वो इस तरह से डिपेंड करता है, और इस तरह से जो है इक्वेशंस हमें मिलते हैं। तो ये जो इक्वेशंस कहलाता है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस कहलाता है। आगे यहाँ पर जो वेव फंक्शन साइड एक्स और टी है, तो जब हम टाइम डिपेंडेंट लेते हैं तो साई का कैपिटल साई हो जाता है ये वैल्यू, और जब टाइम और स्पेस के डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट लेते हैं तो यहाँ पर जो स्मॉल साई के रिप्रेजेंट के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे ये अंतर है, ये इस तरफ जो है कैपिटल साई है और इधर स्मॉल साई है। कैपिटल साई डिपेंड करता है उसके डायरेक्शंस या पोजीशन और टाइम पर, और जबकि यहाँ पर स्मॉल साई है वो केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से इनमें दोनों में डिफ्रेंशिएट है। आगे हम वेव फंक्शन साई है वो एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इनको दोनों ही वेरिएबल्स हैं, उन पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर हम दोनों को सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को, तो हमें यहाँ पे इक्वेशंस दोनों के लिए अलग अलग प्राप्त होता है। और इस तरह से जो इक्वेशंस मिलते हैं वो इक्वेशंस होते हैं श्रोडिंगर इक्वेशंस हैं, जो कि टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो ये इक्वेशंस यहाँ पे हमें इस तरह से मिलता है। तो ये इक्वेशंस कहलाता है टाइम डिपेंडेंट। ये तो टाइम इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे साई एक्स है, और ये वाला जो इक्वेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है। तो ये जो वेव फंक्शन है वो इस तरह से डिपेंड करता है, इनकी एनर्जी इस तरह से डिपेंड करता है। और ये जो एक दूसरा इक्वेशंस दे रखा है ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है, और यह इक्वेशंस वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था इससे पहले वाले टॉपिक के अंतर्गत, वही है। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसमें एक नया ऑपरेटर नाम दे रखा है जिसे हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। और लाप्लासियन ऑपरेटर को हम इंडिकेट करते हैं डेल्टा स्क्वायर द्वारा। तो डेल्टा स्क्वायर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। इस तरह से डेल स्क्वायर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर, यहाँ पे जो शब्द आया था ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का मतलब समझें हम। यदि किसी वेव फंक्शन पे हम कोई फंक्शंस लागू करते हैं और फंक्शन के पश्चात जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट में वही वेव फंक्शंस पर मिलता है। किसी वेव फंक्शन पर हमने कोई फंक्शंस लागू किया और फंक्शंस लागू करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसमें भी जो वेव फंक्शंस मिला है वो वापस वही वेव फंक्शन हो जो हमने पहले लागू किया था। तो इस तरह से जो हमें प्राप्त होता है वेव फंक्शन ऑफ जो हमने फंक्शंस लागू किया है वो ऑपरेटर कहलाता है। और यहाँ पर जो उससे संबंधित जो रिजल्ट मिलता है जो कि साइड से मल्टीप्लाई होता है वो कहलाता है आइजन वैल्यू कहलाता है। तो फंक्शंस ऑपरेटर वह एक संकारक होता है, ऐसा होता है जो कि किसी फंक्शंस पर कार्य करने के पश्चात हमें उसके जो रिजल्ट मिलते हैं। तो जो जैसे कि ऑपरेटर हम ले सकते हैं डिफरेंशियल है, या किसी का इंटीग्रेशन है, या मल्टीप्लाई है किसी कोफिशिएंट के द्वारा,
तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ऑपरेटर कोई बड़े शब्द बड़ा है, देखने में काफ़ी कंप्लीट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑपरेटर कोई भी एक तरह से उस पर कोई चेंज करना चाहें हम, चाहे वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो या फिर उसका डिफरेंशियल हो या किसी इंटीग्रेशन हो किसी फंक्शंस पर, तो वो इस तरह का कार्य करना क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। और ये ऑपरेटर यहाँ पे लाप्लासियन ऑपरेटर है। यहाँ पर ये लाप्लासियन ऑपरेटर जो बता रहा है वो डबल डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ये डबल डिफरेंशियल है, 2 बार यहाँ पे डिफरेंशियल करते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से लाप्लासियन तो इस तरह से यहाँ पे लाप्लासियन ऑपरेटर है। दूसरा यहाँ पर ऑपरेटर जो है हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहलाता है। और ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो मिलता है हमें वो इस तरह से मिलता है, माइनस एस क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v। ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहलाता है। ये भी यहाँ पे हम डेल स्क्वायर जैसे बताया था यहाँ पे लाप्लासियन ऑपरेटर है, और इसको डबल डिफरेंशियल करते हैं और एच क्रॉस अपॉन